डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस लेक्चर वीडियो में हम आर अगोर की बुक में एनवायरमेंट इंजीनियरिंग के क्वेश्चन नंबर 341 से लेकर 360 तक कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 341 में एक हॉर्स शू शेप्ड सेक्शन दिया हुआ है और इसमें डिफरेंट पैरामीटर्स दिए हुए हैं R1, R2, R3 और पूछा है कि डी की फॉर्म में कितने होंगे। तो ये होता है 0.5D और बाकी सारे डी होते हैं। तो ऑप्शंस को देखते हैं एक बार। तो यहाँ पर R1 जो है ये वाला, ये तो हो जाएगा 0.5D और बाकी सारे हो जाएंगे डी। तो सारे ही करेक्ट हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है क्वेश्चन 342। क्वेश्चन 342 भी रिपीटेड है, ऐसा ही क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। वहां पे डिफरेंट पैरामीटर पूछा था। इसमें दिया गया है कि सीवर्स को जब हम ले कर रहे हैं तो ऑफसेट लाइन है वो प्रपोज्ड अलाइनमेंट है जो सीवर लाइन है उसके पैरेलल होगा और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे होता है। जैसे ये सेंट्रल लाइन है तो इससे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे ऑफसेट लाइन होती है इसके पैरेलल। तो पर्टिकुलर डिस्टेंस है वो हम कैसे फाउंड आउट करते हैं, एक तो उसमें हाफ ट्रेंच विड्थ होता है प्लस क्या ऐड करते हैं उसमें, तो ये 0.6 मीटर इसमें हम ऐड करते हैं। ये सीवर की सेंट्रल लाइन है और ये ऑफसेट लाइन है, उनके बीच की ये डिस्टेंस है ट्रेंच विड्थ का हाफ प्लस 0.6 मीटर। पहले भी एक न्यूमेरिकल आया है इस पे बेस्ड, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 343। क्वेश्चन 343 में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और पूछा है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा। तो यहाँ पर दिए गए सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो आंसर होगा ऑप्शन डी। स्टेटमेंट ए में दिया है कि अंडरग्राउंड में जब हम सीवर लाइंस को रखते हैं जमीन के अंदर तो उससे पहले मैन होल्स की लोकेशन डिसाइड की जाती है। बी में दिया है कि सीवर पाइप्स को जो ये जमीन में डालने का काम है ये आउटफॉल से स्टार्ट किया जाता है। इसका रीजन ये है कि जितना पार्ट बन के हम उसको तो यूज कर सके, इसलिए हम आउटफॉल एंड से स्टार्ट करते हैं। अगर हम हाउस ड्रेन या लेटरल सीवर से स्टार्ट करते हैं तो जब तक आउटफॉल नहीं बना है हम उस पाइपलाइंस को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रीटमेंट प्लांट तक हम पहुंचा नहीं पा रहे हैं सीवर को, जो सीवेज है उसको। ऑप्शन सी में दिया है कि ऑफसेट लाइन है वो जो सेंट्रल लाइन है सीवर से उससे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे हम बनाते हैं और ये उस साइड बनाई जाती है जिस साइड को डिस्टर्बेंस ना हो। जैसे कि यहाँ पर एक्सक्वेशन करना है तो जो ये अर्थ है एक्सक्वेटेड, इसको अगर हमें इस साइड डिस्पोज करना है तो ऑफसेट लाइन है वो इस साइड बनाई जाती है ताकि एक्सक्वेशन में कोई भी ऑफसेट लाइन को डिस्टर्बेंस ना हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन 344। 344 में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और यहाँ पर दिए गए सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो आंसर होगा ऑप्शन ई। स्टेटमेंट ए में दिया है कि डीप मैन होल जो होता है उसका अपर पोर्शन है उसको एक्सेस शाफ्ट कहते हैं, लोअर पोर्शन है उसको वर्किंग चेंबर कहा जाता है और इनवर्ट पोर्शन होता है उसको मैन होल का उसको बेंचिंग कहा जाता है। और मैन होल में जो स्टेप्स होती हैं वो स्टैगर्ड होती हैं और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ अबाउट 20 सेंटीमीटर एंड वर्टिकल सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 345। क्वेश्चन 345 में दो लिस्ट दी गई हैं। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ में मैच करना है। लिस्ट 1 में 1, 2, 3, 4 करके डिफरेंट कंपोनेंट दिए गए हैं ड्रॉप मैन होल के और लिस्ट 2 में उनके नाम दिए हैं। ये डायग्राम है ड्रॉप मैन होल का। तो ये इंस्पेक्शन आर्म है, ये वर्टिकल पाइप है, ये बेंचिंग है और ये प्लग है। और इन चारों के बारे में पूछा है क्वेश्चन में। यहाँ पर 3 हो जाएगा वर्टिकल पाइप, 2 इंस्पेक्शन आर्म है, फर्स्ट है वो प्लग है और 4th है ये जो इन्वर्ट लेवल है ये बेंचिंग है। लिस्ट 1 में ए दिया है सबसे पहले, ए में दिया है 1, तो 1 नंबर का जो कंपोनेंट है जिसको 1 नंबर दिया गया है वो प्लग है, तो ए का हो जाएगा 3। बी में दिया है 2 जो था वो था इंस्पेक्शन आर्म, तो इसका हो जाएगा 2। सी में दिया है 3 नंबर पे था वो वर्टिकल पाइप था, इसका 1 हो जाएगा। और डी है लास्ट 4 था वो बेंचिंग था, तो इसका 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन में 3, 2, 1, 4 जहां पर होगा वो आंसर होगा, तो आंसर इसका हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 346। 346 में पूछा है कि सीवेज में जो सॉलिड्स होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं।
तो सेट लेवल फॉर्म में भी होते हैं, डिजॉल्व फॉर्म में भी होते हैं, कोलाइडल फॉर्म में भी होते हैं और सस्पेंडेड फॉर्म में भी होते हैं। तो सारे ही करेक्ट हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 347 में पूछा गया है कि सीवेज में ऑर्गेनिक मैटर होता है वो किस फॉर्म में होता है। तो वो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में भी होता है, जैसे कि सेलुलोज, कॉटन, फाइबर, शुगर। वो फैट और ऑयल की फॉर्म में भी होता है, जैसे कि किचन से जो वेस्ट मिल रहा है उसमें होता है, गैराज और लॉन्ड्री वगैरह है उनमें, शॉप वगैरह जो वेस्ट है उसमें होता है। नाइट्रोजन कंपाउंड की फॉर्म में भी होता है, जैसे प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन के डिकम्पोज प्रोडक्ट होते हैं, और जो एनिमल्स का वेस्ट है उसमें होता है, फैटी एसिड्स और यूरिया है, वो सारे नाइट्रोजन कंपाउंड की कैटेगरी में आते हैं। तो इन सब में ही ऑर्गेनिक मैटर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है क्वेश्चन 348। क्वेश्चन 348 में पूछा है कि स्ट्रेंथ ऑफ सीवेज है वो किस पर डिपेंड करता है। तो स्ट्रेंथ ऑफ सीवेज है वो वोलेटाइल सॉलिड्स कितने हैं सीवेज में, इस पे डिपेंड करता है। सीवेज में टोटल सॉलिड्स कितने हैं ये मेजर करने के लिए उसको इवेपोरेट किया जाता है 105 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर के अराउंड, और जो भी रेजिड्यू बचता है वो टोटल सॉलिड्स है। इन टोटल सॉलिड्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, फिक्स्ड सॉलिड और वोलेटाइल सॉलिड। वोलेटाइल सॉलिड कितने हैं ये मेजर करने के लिए जो रेजिड्यू बचा है टोटल सॉलिड्स का, उसको हीट किया जाता है 550 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के अराउंड, तो ये इग्निशन होगा, और इसी टेम्परेचर पे इसको 15 to 20 मिनट तक इलेक्ट्रिक फर्नेस में रखा जाता है। तो वोलेटाइल सॉलिड्स जो भी इसमें है उनका लॉस हो जाएगा। तो जितना वेट में रिडक्शन हुआ वो वोलेटाइल सॉलिड्स है, और जितना अभी बचा है वेट वो सारे के सारे फिक्स्ड सॉलिड्स हैं। तो क्वेश्चन में जो स्ट्रेंथ का पूछा है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 349। तो लिस्ट दी गई है और हमें इनको मैच करना है। लिस्ट 1 में दिया है कि पैरामीटर है एक, और लिस्ट 2 में दिया है कि मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट कौन सा है। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट हम पहले पढ़ चुके हैं। ए में है सेट लेवल सॉलिड्स, इसके लिए यूज होता है इमोफ कोन। बी में है पीएच वैल्यू, तो इसके लिए होता है पोटेंशियोमीटर, तो 1। सी में है क्लोराइड्स, इसके लिए सिल्वर नाइट्रेट के साथ में टाइट्रेशन किया जाता है, तो सी का हो गया 2। और नाइट्राइड्स के लिए होते हैं कलर मैचिंग टेक्निक्स। एक नॉन कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन होता है उसको मैच करते हैं इसके साथ में, तो 3, 1, 2, 4, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और वैसे देखो तो पीएच वैल्यू का पता भी चल रहा है नाम से भी कि पोटेंशियोमीटर होगा, और ऐसा एक ही ऑप्शन है, तो काफी आसान है इस टाइप के क्वेश्चंस जो भी हैं इस बुक में। क्वेश्चन 350 में भी कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और पूछा है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा। तो यहाँ पर दिए गए सारे ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। स्टेटमेंट ए में दिया है कि सल्फाइड्स और सल्फेट्स होते हैं उनका एरोबिक या अनएरोबिक डिकम्पोजिशन होता है, और सीवेज में जो सल्फाइड्स और सल्फेट्स हैं वो बनते हैं जब कोई सल्फर कंटेनिंग सब्सटेंस है उसका डिकम्पोजिशन होता है, तो उससे सल्फाइड्स और सल्फेट्स बनते हैं। सी में दिया है कि सल्फर सब्सटेंस का जो इनिशियल डिकम्पोजिशन होता है तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनती है, और ये हाइड्रोजन सल्फाइड गैस काफी क्रिटिकल है सीवर्स के लिए, क्योंकि काफी डिफरेंट टाइप के सीवर्स होते हैं जिनमें कि इसके कारण कोरोजन होता है, और ये बैड स्मेल जनरेट करती है ये गैस, तो ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन 351। क्वेश्चन 351 में पूछा है कि ब्लू बेबी डिजीज जो होती है वो पोर्टेबल वाटर में किसकी प्रेजेंस के कारण होती है, तो ये नाइट्रेट्स के कारण होती है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 352। इसमें भी कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और पूछा है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा, तो यहाँ पर भी दिए गए सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। स्टेटमेंट ए में दिया है कि हम इंश्योर करते हैं कि एटलीस्ट 4 ppm ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन है वो अवेलेबल रहे जब डिस्चार्ज करें हम ट्रीटेड सीवेज को किसी नेचुरल ड्रेनेज में। नेचुरल ड्रेनेज में डिस्चार्ज करेंगे तो डिजोल्व ऑक्सीजन कम होगी, बट वो एटलीस्ट 4 ppm रहे। ये इसलिए रिक्वायर्ड है कि जो भी फिश लाइफ वगैरह है वो सारी सर्वाइव कर सके। ऑप्शन बी में दिया है कि ऑक्सीजन की जो सोल्युबिलिटी है वो सीवेज में डिस्टिल्ड वाटर की 95% ही होती है। सी में दिया है
कि पोटेशियम डाइक्रोमेट है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और इसको ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं, जो ऑर्गेनिक मैटर है, उसको CO2 और H2O की फॉर्म में ब्रेक करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। यहाँ पे ऑर्गेनिक मेथड नहीं होगा, ऑर्गेनिक मैटर होगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है। तो K2Cr2O7 का हम यूज करते हैं जब हमें किसी सीवेज सैंपल की COD जो है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, वो कैलकुलेट करनी होती है, तो इसका यूज किया जाता है। क्वेश्चन 353 भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये सेम हम कर चुके हैं पहले क्वेश्चन नंबर 247 में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इनिशियल 20 डेज की जो डिमांड है ऑक्सीजन की, उसको फर्स्ट स्टेज डिमांड भी बोला जाता है, कार्बोनेसिस डिमांड भी बोला जाता है, और इनिशियल डिमांड भी बोला जाता है। डिटेल्ड सॉल्यूशन के लिए आप इस क्वेश्चन को रेफर कर सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन 354। इसमें पूछा है कि 5 डेज BOD किस टेम्परेचर पे मेजर की जाती है, तो ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे की जाती है, तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 355 में पूछा है कि ऑप्शंस में दिए गए बैक्टीरियाज में से कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जो कि अबंडेंस में पाया जाता है, तो सेप्रोफाइट ऐसा बैक्टीरिया है एक, जो कि ऑर्गेनिक मैटर को एज फूड यूज करता है, और जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको डिकम्पोज होने में काफी ज्यादा हेल्प होती है। जो भी सीवेज का डिकम्पोजिशन होता है उसमें मेजर रोल होता है सेप्रोफाइट्स का, और काफी लार्ज अमाउंट में सेप्रोफाइट्स होते हैं उसमें, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 356 में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर हमें सीवेज को डिस्पोज करना है डाइल्यूशन की मेथड से, तो हम इसको कौन से ऑप्शन के अकॉर्डिंग इस मेथड को यूज कर सकते हैं। तो ए में दिया है कि वाटर बॉडी डिस्चार्जर, जो रिवर जिसमें सीवेज को डिस्पोज करना है उसका डिस्चार्ज कम नहीं है, सफिशिएंट है, उस केस में। बी में दिया है कि स्ट्रॉन्ग विंड अगर अकर हो रही है, तो स्ट्रॉन्ग विंड अकर होती है तो उस केस में जो वाटर का डिजोल्व ऑक्सीजन का लेवल है वो अच्छा रहता है। सी में दिया है कि आउटफॉल में जो सीवेज है वो फ्रेश है और नॉन सेप्टिक है, तो ये तीनों ही केस कंडीशंस जो है वो फेवरेबल हैं अगर सीवेज को डिस्पोज करना है किसी रिवर में, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 357 में पूछा है कि सी वाटर है उसमें कितना % लेस ऑक्सीजन होता है कंपेयर टू फ्रेश रिवर वाटर, तो ये होता है 20%। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन था 141 नंबर पे, तो आप इसको कैंसिल कर सकते हो, आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 358। क्वेश्चन 358 में पूछा है कि जो फ्लोइंग रिवर वाटर है उसमें जो नेचुरल ड्रेनेज है, अगर कुछ क्लियर वाटर नहीं है और उसको रिवर में डिस्पोज कर दिया है तो वो कैसे क्लीन होती है। तो रिवर में कुछ डिस्पोज करेंगे तो ऑब्वियसली रिवर डर्टी तो होगी, बट वो कंडीशन हमेशा वैसी ही नहीं रहती है। टाइम के साथ साथ में कुछ नेचुरल फोर्सेज होते हैं प्योरिफिकेशन के, जैसे कि डाइल्यूशन होता है। डाइल्यूशन मतलब कुछ डर्टी वाटर है उसमें काफी सारा क्लीन वाटर मिलाया है तो उसकी इम्प्योरिटी कम हो जाती है। उसके बाद सेडिमेंटेशन होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन के प्रोसेस होते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, और इन सारे प्रोसेस की वजह से रिवर वाटर है वो कुछ डिस्टेंस पे प्योरीफाई हो जाती है, और इस फिनोमिना को कहते हैं सेल्फ प्योरिफिकेशन। तो यहां पर पूछा है कि कौन से प्रोसेस से ये होता है, तो ये सेल्फ प्योरिफिकेशन के कारण होता है, तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 359। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। इन सबके जो ग्रिड चैम्बर, सेडिमेंटेशन टैंक, जो भी कंपोनेंट्स हैं ट्रीटमेंट प्लांट के, उनका कितना रिक्वायर्ड डिटेंशन ऑफ टाइम है वो हम पहले पढ़ चुके हैं। ग्रिड चैम्बर का होता है सबसे कम 1 मिनट, ए का होगा 2, बी का होगा 4, सेडिमेंटेशन टैंक का 1 to 2 आवर, सी का होगा 1 और सेप्टिंग टैंक का होता है 12 to 36 आवर, तो डी का हो जाएगा 3, तो 2413 हो जाएगा इसका। तो 2413 दिया गया है ऑप्शन बी में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 360। क्वेश्चन 360 में पूछा है कि स्लज डाइजेशन जो टैंक है उसमें कौन सी गैसेज बनती हैं। तो मेजर पोर्शन होता है वो मीथेन का होता है, ये 65 to 70% होती है यहाँ पर स्लज डाइजेशन टैंक में, और कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो 30% के अराउंड होती है, और बाकी बहुत ही कम अमाउंट में कुछ इनर्ट गैसेज होते हैं जैसे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सब। तो यहाँ पर तो एक ही गैस का पूछा है हमें, तो मेजर पोर्शन जिसका वही आंसर होगा, तो यहाँ पर मीथेन आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।